समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा समय दे सके। इट्स नाउ और नेवर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ओन गौतम सर। आज लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल वीडियो फॉर केस स्टडीज रिलेटिंग टू द लॉ पेपर इन योर सीए फाउंडेशन। केस स्टडीज में बहुत ह्यू एंड कराएंगे सर, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करें, उसमें नंबर कैसे स्कोर करें। बहुत जन का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो इसीलिए आज का वीडियो स्पेशली डिजाइन किया गया है। पास्ट ईयर्स के जितने केस स्टडीज आए हुए हैं, सारे चैप्टर्स का उनका डिस्कशन, कैसे लिखना है, कैसे मार्क्स स्कोर करना है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। पूरा वीडियो जरूर से देखना, जो भी लिखा रहा हूं जरूर से नोट डाउन करना। ये वादा है, इस एक वीडियो से अब केस स्टडीज का जितना हुआ था वो पूरा खत्म हो जाएगा एंड स्कोरिंग फुल मार्क्स ऑन इट। सो हियर वी गो। लॉ का केस स्टडीज के मामले में अपने पहले भी क्लासेस के टाइम जो डिस्कस किए थे ना, एक बार उस चीज़ को पहले रिपीट कर दे रहे हैं कि केस स्टडीज लिखते टाइम, उनका सोल्यूशन लिखते टाइम ब्रदर, स्ट्रेट अवे डोंट स्टार्ट योर आंसर विथ योर जजमेंट। याद है बताए थे, जजमेंट से स्टार्ट नहीं करना है कि हाँ भाई एक्स जीतेगा, वाई हारेगा या वाई जीतेगा। स्ट्रेट अवे आंसर गलत अप्रोच है। सबसे पहले उस केस लॉ को रीड करने के बाद पहले तो आप लिंक निकालो दैट ये कौन से प्रोविजन ऑफ लॉ से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये मिसरिप्रेजेंटेशन है या कोएशन है या ऑफर एक्सेप्टेंस है, राइट, ये परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट और सब क्या है, पहले तो वो समझो। And first explain that relevant provision of law which is being attracted under that case law। पहले एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ में पहले उस लॉ के प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दो। जरूरी नहीं एक पैराग्राफ हो, दो पैराग्राफ भी हो सकता है, उस एक में खत्म हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद आप उस केस लॉ को डिस्कस करो शॉर्ट में, जो केस लॉ दिया उसी को अपनी भाषा में डिस्कस करो। देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ यू गिव योर जजमेंट दैट यस according to the provision of law X will succeed या जो भी है। This again I'm not asking you to be stereotype। क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस पे आपका आंसर करने का पैटर्न थोड़ा सा वैरी कर सकता है, बट एक गोल्डन रूल तो हमेशा रहेगी कि पहले हमको जजमेंट नहीं देना है। अगर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है तो अल्ट्रा वायरस से रिलेटेड है या इन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल से क्या चीज है, पहले उस लॉ के प्रोविजन एक्सप्लेन करो, उसके बाद यू मे डिस्कस द केस लॉ एंड देन गिव द जजमेंट, और स्ट्रेट अवे कैन गिव स्टार्ट योर आंसर बाय गिविंग द जजमेंट, बट पहले लॉ का प्रोविजन। दिस इज फॉर स्कोरिंग एटलीस्ट अ फ्यू मार्क्स इवन इफ योर जजमेंट इज रॉन्ग। इवन इफ आपका जजमेंट गलत आता है ना, बट आपने सही प्रोविजन लॉ का एक्सप्लेन किया, अब प्रोविजन लॉ सही होना चाहिए, अगर कनेक्टेड है तो स्टिल यू गेट मार्क्स। 4 मार्क्स का है तो एटलीस्ट यू गेट 2 आउट ऑफ दैट। बट स्टार्टिंग में जजमेंट से स्टार्ट कर, तो जजमेंट गलत है तो आगे पढ़ने का दरकार नहीं, मेरे को तो काट देंगे पूरा। सो ये बात रहेगी ध्यान में। अभी आज अपने क्या बात की थी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में जो केस लॉस आया हुआ है उनका डिस्कशन है। कुछ ओरली करेंगे, कुछ आपको लिखने का पैटर्न भी बता देंगे, राइट। सो हियर वी गो फर्स्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ December 21, A, B, C and D are the 4 partners in a firm. They jointly promise to pay rupees 6 lakh to F. They jointly promised to pay rupees 6 lakh to F. B and C have become insolvent. B was unable to pay any amount and C could pay only rupees 50,000. A is compelled to pay the whole amount to F. Decide the extent to which A can recover the amount from D with reference to the provisions of the Indian Contract Act. जजमेंट शायद आप में से कई जन को पता है, बट पहले ये किस प्रोविजन ऑफ लॉ से रिलेटेड है? जॉइंट प्रॉमिसेस, सेक्शन 42। दैट्स रियली वंडरफुल आंसर। जॉइंट प्रॉमिसेस सेक्शन 42। तो पहले जॉइंट प्रॉमिसेस को लेकर के जो प्रोविजन ऑफ लॉ है, एंड ऑब्वियसली नॉट द बुकिश लैंग्वेज। बुकिश लैंग्वेज नॉट नेसेसरी। सेक्शन लिखना इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। सेक्शन सिर्फ तभी लिखो जब आप 100% श्योर हो क्या ये सेक्शन है। डरा नहीं रहा हूं बट बता रहा हूं।
एंड प्रोविजन ऑफ लॉ में बोलो रटने की जरूरत नहीं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप कि जब ज्वाइंटली कोई किसी ने प्रॉमिस किया, ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में फ्रेम करना है, बट ज्वाइंटली अगर किसी ने प्रॉमिस किया है तो इंडिविजुअली एंड सिवियरली दे आर लायबल, ज्वाइंटली एंड सिवियरली दे आर लायबल टू पे। अगर एक जन कंपेल्ड हो जाता है पे करने को तो वो बाकी लोगों से रिकवर कर सकता है। बट अगर जैसे यहाँ पे 4 जन है, एक जन नहीं दे पा रहा है बिल्कुल भी नहीं, तो वो तो ऐसे एब्जॉर्ब हो गया, तो बाकी 3 को कंट्रीब्यूट करना, उसमें से सी भी सिर्फ 50,000 दे पा रहा है। तो अपने क्या जानते हैं कि सी अगर 50,000 दे पा रहा है तो 6 लाख में से 50,000 माइनस कितना बचा, 5.5। ये 5.5 लाख सी और डी को आपस में बेयर करना है, नहीं सॉरी ए और डी को। तो ए डी से पूछ रहा है that कितना रिकवर कर सकता है, ऑब्वियसली 5.5 लाख का आधा 2,75,000। ये तो जजमेंट का पार्ट आ गया। बट इसी चीज को पहले आपको प्रोविजन लॉ बना के लिखना होगा अपनी भाषा में, राइट? लिखाएगा एक केस लॉ, चलो लिख लो। मैं सेक्शन देके लिखा दे रहा हूं, राइट? बिकॉज आप में से कई लोगों ने सेक्शन कमेंट किया था, सेक्शन 42 है, तो इशू में आपको अब आता है तो मैं वो देके लिखा रहा हूं। बट फिर रिपीट कर रहा हूं, जब सेक्शंस देना कंपलसरी नहीं है। लिखो, एज पर सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हमेशा मेंशन करना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां भी मेंशन करो 1872, ये तो याद है एटलीस्ट। एज पर सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, comma, when 2 or more persons have jointly made a promise then comma, unless otherwise mentioned in the contract, comma, all such persons are jointly liable to fulfill the promise. Clear? पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, उसी में लिख सकते हो, इफ एनीवन ऑफ the 2 or more joint promises makes a default in such contribution, comma, the remaining joint promises makes a default in such contribution, comma, the remaining joint promises are liable to fulfill the promise. Are liable to fulfill the promise in their shares. अब ये प्रोविजन लॉ एक्सप्लेन हो गया। अब आप गिवन केस में आ जाएंगे, पैराग्राफ चेंज। इन द गिवन केस, फिर मैं क्या बताया था आपको, गिवन केस को अपनी भाषा में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना। इन द गिवन केस, कॉमा, ए बी सी एंड डी हैव जॉइंटली promised to pay rupees 6 lakh to F. Also, B and C became insolvent. B
is unable to contribute any amount and C could pay only rupees 50,000. Full stop. A is compelled to pay the whole amount to F. तो इन 3-4 सेंटेंसेस में आपने क्या किया, उसी केस लॉ को एक्सप्लेन कर दिया, क्या हुआ है. अब कमिंग टू द जजमेंट पार्ट, टाइप ऑफ चेंज. Hence, A is entitled to recover the amount. A is entitled to recover the amount as follows. As follows. Total amount 6 lakh minus to be recovered from C 50,000 बैलेंस अमाउंट 5,50,000. Therefore, amount recoverable from D 5,50,000 का half, that is rupees 2,75,000. Is that portion clear? पक्का? Thus, एक छोटा सा लाइन, the total amount recoverable from C and D, the total amount recoverable from C and D is from C and D. C से होता है 50,000. From C and D is 3,25,000. ब्रैकेट में लिख दिया, बोले 50,000 प्लस 2,75,000. 50,000 प्लस 2,75,000. क्लियर? ये आया प्रोसेस समझ में? कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. Examine the validity of the following contracts as per the Indian Contract Act 1872, giving reasons. Number 1. X, aged 16 years, borrowed a loan of ₹50,000 for his personal purposes. Few months later, he had become major and could not pay back the amount borrowed on due date. The lender wants to file a suit against X. Minority state मालूम ही है. No ratification after attaining majority. Liable नहीं रहेगा वो बाद में भी, because void ab initio, once void always void. Section 11 of the Indian Contract Act. तो पहले Section 11 of the Indian Contract Act मेंशन करना पड़ेगा. माइनर का कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता, ये मेंशन करना ही है. साथ में ये भी मेंशन करना पड़ेगा दैट माइनॉरिटी के दौरान हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट मेजर होने के बाद इन्फोर्सेबल नहीं है उसके ऊपर में, राइट, बिकॉज इट इज वॉइड एब इनिशियो. उसके छोटा सा केस को डिस्क्राइब करके ये गिव जजमेंट. दिखाने की जरूरत है इसको? नहीं. चलो नंबर 2. स्टार्टिंग रैटिफिकेशन से करेंगे ना? नहीं, स्टार्टिंग कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट से. स्टार्टिंग कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट से, बाद में नो रैटिफिकेशन बीच में ले आओ. फिर अभी मुश्किल वॉइड एब इनिशियो भी स्टार्टिंग में ला सकते हो, रैटिफिकेशन बाद में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. चलो नंबर 2 में आ जाए.
J contracts to take in cargo for K at a foreign port. J's government afterwards declares war against the country in which the port is situated, and therefore the contract could not be fulfilled. K wants to file a suit against J. Supervening impossible. Superven, not void ab initio. This is supervening impossibility. Void agreement with those. They all void. Supervening impossible. Void ab initio नहीं है ना? Ab initio मतलब क्या? From the very beginning. Beginning तो void था ही नहीं. Beginning तो लड़ाई हो ही नहीं रहा था. Contract हुआ, उस टाइम तो लड़ाई हो ही नहीं रहा था. JS government afterwards declares a war. बाद में war declare किया है. So this would be under supervening impossibility. तो वो mention करना पड़ेगा आपको. Obviously void है. Enforceable नहीं है. Clear? लिखाना है? नहीं. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने. इसमें नंबर 2 का 2 में ही सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करते करते आप साथ में ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों वॉइड है. सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ट्रेडिंग विद एन एनिमी, एलियन एनिमी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट सारे वॉइड होते हैं. बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं आप. कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस सुपरवेनिंग. क्यों आया? बिकॉज ऑफ नॉन कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? बिकॉज दिस ट्रेडिंग विद एन एनिमी. बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस तरह से करने से 4 में 4 पूरा मिलने का चांस आता है. राइट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में. दैट्स गुड गोइंग नाउ टिल नाउ. नंबर 3 क्वेश्चन पढ़िए पहले. मिस्टर एस retired aged 58 years, right? He was going to retire after 2 years, sorry. Mr. D made a proposal to Mr. S to apply for voluntary retirement from his post so that Mr. D can be appointed in his place. Mr. D offered a sum of 10 lakhs as consideration to Mr. S in order to induce him to retire. अभी 58 ईयर्स का 2 साल का उसका सर्विस लाइफ बाकी है. बोला भैया तो अभी रिटायर हो जा, तो मेरे से 10 लाख रुपया ले ले, राइट, ताकि मेरे को पोस्ट मिल जाए. Mr. S refused at first instance, but when he evaluated the amount offered as consideration is just double of his cumulative remuneration to be received in the tenure of 2 years of employment, he agreed to receive the consideration and accepted the above agreement to receive money to retire from his office. Make sure government department का केस था, government job का केस था. Clear? Whether the agreement is valid, explain with reference to the provision of Indian Contract Act 1872. Opposed to public policy, आपने बोला that's really very good. उसके अंदर कौन सा पॉइंट? बहुत से थे. That's again great. Trafficking in public offices. Trafficking in public government job है. That is a public office. Trafficking in public offices. Right? लिख लो इसको थोड़ा सा. As per section 10, यहाँ था सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था. ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स दे मेड बाय द फ्री कंसर्न द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अ लॉफुल कंसिडरेशन. याद है वही वाला सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट provides for the legality of object and consideration. Legality of object and consideration. Full stop. Section 23 of the Act also states that every agreement the object or consideration of which is unlawful is void. Clear? Next लिखो under the said law
agreements relating to trafficking, 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 agreements relating to trafficking in public offices are opposed to public policy. Clear? And such agreements are unlawful and hence void. तो ये आपने क्या किया, रेलेवेंट प्रोविजन लॉ को एक्सप्लेन कर दिया. अब पैराग्राफ चेंज करके इन द गिवन केस Mr. S, who was to retire after 2 years, was approached by Mr. D to apply for voluntary retirement from his post so that he can be appointed in his place. And he also offered him rupees 10 lakhs. Full stop. Mr. S agreed to this proposal. भाई उतना लंबा लिखने में क्या बात, अपनी भाषा में शॉर्ट में कर देना है. तो Mr. S agreed to this proposal. क्लियर? अब पैराग्राफ चेंज करके the promise by Mr. S, by Mr. D, the promise by Mr. D to pay a consideration of 10 lakhs is with respect to sale of a public office. Is with respect to sale of a public office. Sale, बेचना. And hence, as per the provisions of Indian Contract Act, comma 1872, comma the agreement is void. Being opposed to public policy. Hence, the above agreement is not valid. Next question. Mr. B makes a proposal to Mr. S by post to sell his house for which 10 lakhs and posted the letter on 10th April 2020. And the letter reaches to Mr. S on 12th of April 2020.
He reads the letter on 13th April 2020. Mr. S sends his letter of acceptance on 16th April 2020 and the letter reaches Mr. B on 20th April 2020. On 17th April लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसने भेजा था 16 तारीख को, जो बी को पहुंचा 20 तारीख को। 17 तारीख को मिस्टर एस का दिमाग घूम गया, चेंज हो गया, एंड सेंड्स अ टेलीग्राम withdrawing his acceptance. The telegram reaches to Mr. B on 19th April. Explain with reference to the Indian Contract Act 1872 on which date the offer made by Mr. B will be complete. Mr. B ने ऑफर किया था 10 तारीख को, पहुंचा 12 तारीख को, उसने लेटर पढ़ा 13 तारीख को। Communication of acceptance is complete when it comes to the knowledge of the offeree, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसके नॉलेज में जब आएगा। भले ही 12 तारीख को पहुंच गया भैया जी, भले ही 12 तारीख को पहुंच गया, उससे फर्क नहीं पड़ता आपने कब पढ़ा, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपके नॉलेज में कब आया। सर मेरे बिल्डिंग के नीचे में लेटर बॉक्स के अंदर बहुत सी चिट्ठियां आगे पड़ी हुई है 6 महीने से, मैंने खोला ही नहीं, लेटर बॉक्स नहीं खोला, चिट्ठी तो छोड़ो। कम्युनिकेशन of offer is not complete. It will become complete only when it comes to knowledge of the offeree. So कब complete होगा? 13 तारीख। Discuss the validity of the acceptance एक क्वेश्चन है, दूसरा पूछ रहा है what would the validity of the acceptance if the letter of revocation and letter of acceptance reached together. Letter of acceptance B के पास ऑफरर के कब पहुंचा 20 तारीख को, बट उसके पहले 19 तारीख को उसके पास रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का टेलीग्राम पहुंच चुका था। तो पहले पॉइंट नंबर 2, वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस वैलिड है या नहीं है? वैलिड नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आपके नॉलेज में तो आया नहीं था, आपके तो नॉलेज में 20 तारीख को आया, उसके पहले तो लेटर और रिवोकेशन पहुंच चुका था, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो रिवोकेशन इज कंप्लीट, दैट इज एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। क्लियर? पॉइंट 2 समझ में आ गया। नंबर 3, व्हाट वुड द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, द लेटर ऑफ रिवोकेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच टुगेदर? दोनों में से जो पहले नहीं सर, does not depend upon anything. अगर सेम डेट में पहुंच रहा है ना, अब इसमें क्या है ना, इंस्टीट्यूट में ही थोड़ा सा है, इंस्टीट्यूट के ही अगर आप सजेस्टेड आंसर्स को फॉलो करते हो ना, एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि भले ही साथ में पहुंचे, लेटर ऑफ रिवोकेशन को ही वैलिड माना जाएगा, लेटर ऑफ रिवोकेशन को ही वैलिड माना जाएगा। दैट मीन्स the validity of acceptance is still the same, that acceptance हुआ ही नहीं है। क्लियर है? लिखाना है? नहीं? चले आगे? एनीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, state with reasons whether the following agreements are valid or void. 4 क्वेश्चंस आया है एंड बोल रहा है that following are valid or void, एंड 4 मार्क्स का टोटल। तो ऑब्वियस ये तो कोई केस लॉ नहीं कि हमको प्रोविजन लॉ एक्सप्लेन करना है, यहाँ हम डायरेक्ट जजमेंट एंड रीजन, बिकॉज 1 मार्क्स ईच है। तो यहाँ पे हमको उतना बड़ा लंबा सारा पैराग्राफ बनाने का टाइम नहीं है, मेरा पेपर छूट जाएगा, बिकॉज हमको बीसीआरपी कंप्लीट करना है, राइट? Now, a clause in a contract provided that no action should be brought upon in case of breach. Valid है या void है? Obviously void है। क्यों? क्यों void है? Because it is in restraint of legal proceedings. Agreements in restraint of legal proceedings are void. हाँ है ना? आंसर नोट करना है तो शॉर्ट में नोट कर लो भले, इससे बहुत ज्यादा लंबा तो लिखना नहीं है, खाली क्या लिखना मालूम है, पहले अपना जजमेंट एंड देन द रीजन। तो जजमेंट क्या दोगे? द गिवन अग्रीमेंट इज void. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट लाइन में रीजन दे दो। As per the Indian Contract Act 1872, as per the Indian Contract Act 1872, comma, agreements in restraint of legal proceedings are
void, राइट? चलेगा इतना समय. उसके बाद number 2, where two courts have jurisdiction to try a suit, an agreement between the parties, the suit should be filed in one of those courts alone and not in the other. Valid. यार आप ना कई बार जब मॉल वगैरह से जो सामान लेते हो, जब बिल देते हैं ना, उसमें देखना साफ लिखा रहता है. आपने सपोज यहाँ से गुड्स खरीदा है, बट जिस कंपनी का ये रिटेल आउटलेट है उसकी हेड ऑफिस मुंबई में है. आप देखोगे बिल में ना साफ लिखा रहता है ऑल डिस्प्यूट्स सब्जेक्ट टू मुंबई हाई कोर्ट. अब आपने गुड्स यहाँ खरीदे हैं तो कॉज ऑफ एक्शन तो यहाँ लाई करता है, तो कैलकाटा हाई कोर्ट भी आ रहा है. हम चाहे तो कैलकाटा हाई कोर्ट चाहे तो मुंबई हाई कोर्ट, बट उसने जो बिल दिया आपको एंड आपने बिल को एक्सेप्ट किया है, उसमें साफ लिखा हुआ है ऑल डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू मुंबई जुरिस्डिक्शन ओनली. तो पाई नहीं है, फिर केस वहीं फाइल होगा. राइट? इट इज नॉट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. ये अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं आएगा. लिख लो छोटा सा, द गिवन अग्रीमेंट इज वैलिड आएगा चेंज करके. This is not an agreement in restraint of legal proceedings. Full stop. Where two courts have jurisdiction to try a suit, where two courts have jurisdiction to try a suit, comma, an agreement between the parties that the suit should be filed in only one of those courts is not an agreement in restraint of legal proceedings. Is not an agreement in restraint of legal proceedings. Number 3, X offers to sell his Maruti car to Y. Y believes that X has only Wagon R car but agrees to buy it. क्यों void है? Consensus ad ideum नहीं हुआ. Meeting together of two minds नहीं हुआ, तो it is void. Right? Just short में लिख लो, एक void है. Consensus ad ideum दिया था Latin word, मैथ में भी है. Consensus ad ideum is missing. There is meeting together two minds is missing. They are thinking about two different things. Yeah, two different subject matters, right? Next, number 4, वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है. यहां पे कौन सा प्रोविजन ऑफ लॉ आ रहा है या किसका एक्सेप्शन है? ये ट्रेड, करेक्ट. रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन टू रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. इट इज नॉट एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. इट इज वैलिड. राइट? लिखना है क्या? इट इज वैलिड. बहुत शॉर्ट में लिखा रहा है, राइट? पूरा सेंटेंस आप फ्रेम कर लोगे फिर. इट इज नॉट एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. इट इज एन एक्सेप्शन टू इट. रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन है ये. आगे फ्रेम कर लोगे छोटा सा. May 22 वाला क्वेश्चन अभी एक्स वाई एंड जेड जॉइंटली बोरोड वाला ये लाइक पढ़ो. ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा पहले किए थे बट थोड़ा सा डिफरेंस भी है. जॉइंट प्रोमिस से ही रिलेटेड है. रीड दिस. अगर नहीं कर पा रहे हो, जॉइंट प्रोमिस का एक पार्ट अभी हमने किया था, राइट? एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. ये वापस जॉइंट प्रोमिस वाले पोर्शन से रिलेटेड है. अगर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या करना चाहिए? पहले बुक खोलो, बुक खोल के एक बार पढ़ो उसको. जॉइंट प्रोमिस वाले पूरे पोर्शन को 3 से 4 मिनट गो थ्रू एक बार एंड ट्राई टू फाइंड आउट
राइट, ट्राई टू फाइंड आउट। राइट, चलो दो का कंक्लूजन सही आया। पहला पार्ट क्या बोल रहा था कि वेदर एल कैन कंपेल ओनली वाई टू पे द एंटायर लोन, बिल्कुल कर सकते। प्रोमिसिंग कैन कंपेल एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। लेकिन दूसरा पार्ट में क्या बोला, अगर तीनों का डेथ हो जाता है एक्स वाई जेड का, तो वाई एल क्या सिर्फ वाई के रिप्रेजेंटेटिव को फोर्स कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर तीनों का डेथ हो जाता है या दो है, दोनों का डेथ हो जाता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑल आर लायबल। प्रोमिसी सिर्फ एक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को फोर्स नहीं कर सकता है। जिंदा अगर आप हैं तो कोई एक से भी ले सकता है वो, बट अगर मर गए ना तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली लायबल है। क्लियर? थर्ड वन का बताइए क्या होगा? नो बोल रहे हो आप, ओके। बाकी लोग पढ़िए, क्या क्या हो सकता है बताइएगा। यहां पे क्या बोल रहा है? वाई एंड जेड को एल ने रिलीज कर दिया फ्रॉम द लायबिलिटी। Whether Y and Z are released from their liability to L and X is released from his liability to Y and Z for contribution if L releases X from his liability and sues Y and Z for payment. L X को रिलीज कर सकता है, Y और Z से लेगा, राइट? लेकिन that does not mean that Y and Z का Y and Z X से रिकवर नहीं कर सकता है, वो लोग X से रिकवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि L रिलीज कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल रिलीज कर सकता है, लेकिन L ने X को रिलीज कर दिया, बट स्टिल Y and Z X से पैसा रिकवर कर सकता है, राइट? ये प्रोविजन आपके बुक में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, सेक्शन 44। दैट्स करेक्ट। यू हैव टू रीड इट प्रॉपर्ली। लिख लो, एक बार लिख लो। नंबर 1 2 3 तीनों को लिखा दे रहे। नंबर 1, यस, स्ट्रेट अवे कैन आंसर। यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं कि रीजन 3 है, टोटल मार्क्स 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, L can compel only Y to pay the entire loan of 90,000 full stop. This is because as per section 43 of the Indian Contract Act, comma, in the absence of a contrary agreement, in the absence of a contrary agreement, comma, the promisee may compel any one or more of the joint promises to perform the whole of the promise. सेकेंड पार्ट में क्या बोला था कि सिर्फ Y के
रिप्रेजेंटेटिव से ले सकता है क्या अगर तीनों का डेथ हो जाए तो? क्लियर? इसमें थोड़ा सा प्रोविजन लॉ एक्सप्लेन कर दीजिए. एज पर सेक्शन 42, नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्वियसली नंबर 2 लिख करके नया आंसर है. एज पर सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सब बातें लिख देना, राइट? व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, comma, then unless otherwise mentioned, comma, all of them during their lifetime must fulfill the promise. So, in the event of death of any of them, in the event of death of any of them, his representatives, death of any of them, comma, his representatives jointly with the survivors and after the death of the last survivor, comma, the representatives of all must jointly fulfill the promise. पैराग्राफ चेंज करके, in the above case, in the case of death of X, Y and Z, comma, the legal representatives of all the three shall pay the loan jointly. Full stop. L cannot force only the representatives of Y to pay the entire amount of 90,000. Next, number 3, third part. As per section 44, comma, a release of one of the joint promises by the promising comma will not discharge the other joint promises from their duty full stop.
from the full stop from their duty, nor does it release the joint promisor nor does it free the joint promisor so released from responsibility towards the other joint promises. Full stop. अब पैराग्राफ चेंज करके in this case the release of X by L will not discharge Y and Z from their liability. Full stop. They will continue to be liable to pay to L. Full stop. Similarly, though THOUGH, similarly though X is not liable to pay to L, but he will continue to be liable to Y and Z for his contribution. Right. So read question number 7 now. And this was something which I already discussed in the classes. एक बार फिर पढ़ लो number 7. First part is very clear that the management has the right to terminate the contract. Right. Obviously explain करना पड़ेगा थोड़ा. Right. As per section 39 कि भाई अगर उसने अपनी मर्जी से डिसेबल किया है तो we have the right to terminate the contract. Clear? Next. सेकेंड पार्ट में सिंस आपने पहले उसको कंटिन्यू करने दिया, अब आप उसको रोक नहीं सकते हैं. थर्ड, डैमेज क्लेम कर सकती है या नहीं? डैमेज क्लेम कर सकती है बिकॉज ऑफ ब्रेच इन पार्ट 1, राइट? सो शीतल विद्या मंदिर दे कैन क्लेम द डैमेजेस. सो आई थिंक दिखाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, Number 8. Sister Minor falsely representing her age enters into an agreement with an authorized laptop dealer, Mr. Gupta, owner of SP Laptops, for purchase of laptop on credit amounting to 60,000 for purchasing a laptop on 1st August. She promised to pay back the outstanding amount with interest at 16% per annum by 31st July. She told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father, Mr. Ram, will pay back on her behalf. After 1 year, when Srishti was asked to pay the outstanding amount with interest, she refused to pay the amount and told the owner that she is a minor and now he can't recover a single penny from her. She will be added on 1st Jan 2024. Only after that the agreement can be ratified. Explain which of following way Mr. Gupta will succeed in recovering the outstanding amount with reference to Indian Contract Act. केस फाइल करके फॉर रिकवरी द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, या राम के अगेंस्ट केस फाइल करके, उसके फादर के अगेंस्ट केस फाइल करके, या जब वो मेजर बाय फाइलिंग ए केस अगेंस्ट सिस्टर माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर सिटिजंस मैच्योरिटी. किस केस में कैसे वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है उसको गाइड कीजिए.
फर्स्ट में तो कर ही नहीं सकता है, सेकंड में भी नहीं कर सकता है, फादर से भी नहीं, माइनर कैन नॉट बाइंड द गार्जियन, एजेंट नहीं आएगा यहाँ पे, माइनर कैन नॉट बाइंड द गार्जियन वाला पॉइंट आ जाएगा। सो सेकंड में भी रिकवर नहीं कर सकता है। थर्ड, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, वो भी नहीं होगा। भैया सीधी सी बात है, आपने लैपटॉप बेचा था, आपका पैसा गया, आपका पैसा गया। क्लियर? तो तीनों केस में रिकवर नहीं हो सकता है। थर्ड वाले का रीजन था नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, राइट। और सेकेंड वाले क्या था, माइनर कैन नॉट बाइंड द गार्जियन। लिखा दें सेकेंड, चलो लिख लो, सेकेंड वाले का लिख लो, a minor is not capable of binding his parent or guardian basically, parent or guardian, even for necessaries. So in the given case, Mr. Gupta will not succeed in recovering the outstanding amount by filing a case against Mr. Ram. चलें आगे। श्योर। नंबर 9, बताइए कर सकता है कि नहीं। सपोज आपको मेरे यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन मिला, आईफोन, आपको मेरे यहाँ मिला, आप आए, देखे रूम में खाली, आप आए, आपको एक फ़ोन मिला, आपने मेरे को दे दिया। आपने पहले देखा भाई किसका है, फाइंड आउट करने की कोशिश की, नहीं मिला, आपने मुझे दे दिया कि भाई जिसका है वो मिल जाता, आप उसको दे देना। 10 दिन बाद में आए, आप मेरे से वापस वो फ़ोन मांग लें, बिकॉज तब तक वो फ़ोन मेरे पास ही है, मेरे को इशू नहीं मिला। आप मेरे से फ़ोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। फाइंड ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंड ऑफ लॉस्ट गुड्स है यहाँ। फाइंड ऑफ लॉस्ट गुड्स, उस गुड्स को अपने पास रख सकता है अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट द ओरिजिनल ओनर। ओरिजिनल ओनर को छोड़ के पूरी दुनिया किससे आप लड़ सकते हैं, आप वो गुड्स रख सकते हैं। आप गौतम दुग्गड़ से भी लड़ सकते हैं। मतलब वो फोन हम नहीं हजम कर सकते, हजम तो आप भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है यू आर फाइंड ऑफ लॉस्ट गुड्स, राइट। लिख लो। तो ये कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स से रिलेटेड, राइट। अभी कई बार क्या होता है ना, एक अच्छा वे प्रेजेंट आप ये भी कर सकते हो, जहां से अगर कोई टॉपिक मालूम है तो वो टॉपिक लिखे खाली की, मतलब हेडिंग, उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू किए, वो भी अच्छी है, वो भी एक अच्छा बेटा। खाली टॉपिक लिख दिए, उसके बाद मतलब हेडिंग काइंड ऑफ दे दिए, अंडरलाइन कर दिए, देन यू स्टार्ट द आंसर। तो लिख लो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, responsibility of finder of lost goods. A finder of lost goods, ये हेडिंग था, राइट। A finder of lost goods has to take proper care of the goods as a man of ordinary prudence, as a man of ordinary prudence
would take of his own goods. Full stop. He is also required to restore the goods to the original owner, comma, if found. Full stop. He cannot appropriate the goods. He cannot appropriate the goods. तो पहले आपने क्या किया, फाइंड ऑफ लॉस्ट गुड्स के बारे में बता दिया. अब पैराग्राफ चेंज करके in this case X found the wallet in the restaurant and when he could not find the true owner, he handed over the wallet to the manager to keep it till the original owner is found. क्यों दिया था उसको कि वे जब तक ओरिजिनल नहीं मिले. तो keep it till the original owner is found. Full stop. After a week, when he went back to the restaurant, the manager refused to return the wallet back to him. पैराग्राफ चेंज करके मिस्टर एक्स comma being a finder of lost goods, Mr. X being a finder of lost goods is entitled to retain the wallet against everybody except the original owner. Hence, X can recover the wallet from the manager. Next question. चलिए नेक्स्ट में read it properly and try to find out ये किस provision of law से related है. It is related with appropriation of payments कि जब बहुत सारे debts है तो अगर हम उसका पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो कौन से डेप्ट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, ये मेरा राइट्स है, हम बता सकते हैं. याद है? एंड अगर नहीं होता तो क्या होता है एप्रोप्रिएशन पेमेंट्स को लेके जो 3-4 रूल्स था. आगे बताइए क्या होगा इसका जजमेंट. पहला पार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई दातुमल का कंटेंशन सही है या नहीं है. तो केस क्या है भाई,
धातुमल ने जब 10 मार्च को पार्ट पेमेंट किया, कितना, 75,000, उसके लिए बोला कि उसमें से 50,000 रुपया 3 जैन को जो लोन लिया था वो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट करें, राइट, एंड द बैलेंस 26 जनवरी वाले लोन के अगेंस्ट में। तो वो जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, बिकॉज इसमें क्या होगा, पहले हमको एप्रोप्रिएशन पेमेंट से जो 3 रूल्स है वो समझाना है। तो यहाँ पे जो देने वाला है वो जब ऑर्डर बता दिया वो ऑर्डर फाइनल है। क्लियर? सेकेंड वाला बताइए कि अगर बोरोवर से लोन लिया था वो रीपेमेंट के टाइम अगर इंसिस्ट नहीं करता है तो किसके अगेंस्ट में होगा? उसके मिस्टर सोनूमल के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, राइट? हाँ या ना? देन तीसरा में ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट के हिसाब से होगा, राइट? जो सबसे पुराना था उसके अगेंस्ट में, राइट? सो लिखाना है, बताओ लिखाना है क्या? तो इसमें हेडिंग क्या रहेगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक से रिलेटेड है। हेडिंग तो पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, अब 1 2 3 करके कर देते। नंबर 1 एप्रोप्रिएशन हेडिंग नंबर 1, as per the Indian Contract Act 1872, ये सेक्शन 59 से रिलेटेड है, वैसे सेक्शन 59 है ये, कॉमा, where a debtor who owes, OWES, who owes several debts to the same person comma, makes a payment to him in part with an intimation that the debt is to be discharged that the debt is to be discharged, that the amount is to be applied, that the debt is to be discharged, that the amount is to be applied towards discharge of a particular debt comma, the creditor will have to appropriate it accordingly. The creditor will have to appropriate it accordingly. इसी पैराग्राफ चेंज कर 10, इसी में पैराग्राफ चेंज करके 10, द कंटेंशन ऑफ मिस्टर दातुमल is correct and he can specify the manner of appropriation of repayment of debt.
सेकेंड वाले के बारे में, in case the debtor does not insist on any order of adjustment, comma, the creditor may apply it at his own discretion to any lawful debt which is due from the debtor. Full stop. इसे वहीं पे आएगा change. Hence, if Mr. Datumal does not specify the manner of appropriation of debt comma, the creditor Mr. Sonumal can appropriate the payment as per his choice. थर्ड में क्या था कि दोनों ही जन इंसिस्ट नहीं कर रहे, राइट. थर्ड पॉइंट, वेयर नीदर पार्टी makes any appropriation, comma, the payment shall be applied in discharge of the debts. The payment shall be applied in discharge of the debts in the order of time full stop. Hence, in case neither Mr. Datumal nor Mr. Sonumal specifies the manner of appropriation of the debt, the appropriation can be made accordingly. Let us be quick. Let us go ahead with number 11. Number 11 क्या था? 100Y का लड़ाई चल रहा था. जुडिशियल ऑफिसर है, मतलब क्या, जज है मिस्टर सिंह, उसको बोल दिया इस मैटर को टेकअप ही मत करो, तुमको 10 लाख रुपया देंगे. मिस्टर सिंह ठीक है टेकअप नहीं किया. मिस्टर एक्स बाद में पैसा देने से मना कर दिया. क्या मिस्टर सी पैसा रिकवर कर सकता है क्या?
नहीं रिकवर कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट इज अ ट्रेड ऑफ फेलोनी, मतलब आप लॉ को ही खरीद रहे हो। ये स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, राइट? अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, सो कैनॉट रिकवर। क्लियर? नेक्स्ट 12 का पहला वाला, ट्वेल्व का नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इज नॉट बाउंड टू फुलफिल, रीजन बात था कि डिलीवरी के टाइम में पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर डिलीवरी के टाइम में पेमेंट रिफ्यूज कर दिया तो हम भी मशीन नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। पेपर कब नहीं बनेगा, चाय में भाड़ में चाय पीजिए। नेक्स्ट नंबर 2, मिस्टर वाई गिवन लोन टू मिस्टर जी, 30 लाख रुपए का। मिस्टर जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन ड्यू डेट and debt became time barred. After the time barred debt, Mr. J agreed to sell the full amount to Mr. Y. Whether acceptance of time barred debt contract is enforceable law in India? अगर राइटिंग में होता है तो टाइम बार्ड डेट का पेमेंट करने का अगर आप एक्सेप्ट राइटिंग में दे रहे तब एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो लिखना पड़ेगा, एज एन एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25, वो मेंशन करना पड़ेगा, राइट? छोटा सा की पॉइंट्स का नोट कर लो भले ही, राइट? टाइम बाद डेट है ये, राइट? तो एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25, की पॉइंट्स लिख लो। शुड बी इन राइटिंग, इन राइटिंग अगर होता है तो एनफोर्सेबल है। नेक्स्ट नंबर 3, क्या चीज रिलेटेड है, कौन सा प्रोविजन ऑफ लॉ? इट इज वेरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था ना स्पेसिफिक, क्योंकि यूनिक आइटम की बात हो रही है यहाँ पे, यूनिक आइटम सप्लाई करने की बात है। ए ने मना कर दिया तो यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो डैमेजेस से काम नहीं चलेगा, आपको सप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकता है, बात ये हो रहा है। तो कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डायरेक्शन देगा। क्लियर? नेक्स्ट कमिंग एट विथ नंबर 13, क्वेश्चन क्या है भाई? सीधी सी बात है, सोहनलाल ने 10 एकड़ लैंड बेची, प्रॉपर्टी के पेपर से मेंशन था कि 9 एकड़ तो आप यूज कर सकते हो, जो भी लेगा 1 एकड़, लेकिन छोटे लाल कौन, सोहनलाल का बेटा, वो यूज करेगा अपने चॉइस से। सोहनलाल का डेथ हो गया, राइट? अब इधर में भाई साहब जिसने खरीदा था मोहनलाल, वो उस पूरे लैंड के ऊपर में बिल्डिंग बना रहा है एंड बोला भैया छोटे लाल को कुछ भी नहीं देंगे। छोटे लाल केस फाइल करना चाहता है, कर सकता है या नहीं? कैसे कर सकता है? कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड, ओके। और कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ पे कंसिडर, क्योंकि ये होगा ना प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो नहीं हो सकता है, उसके हिसाब से तो सोहनलाल और मोहनलाल के बीच में अग्रीमेंट, तो छोटे लाल कहाँ से बीच में आ गया? बट एक्सेप्शन है टू द प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे छोटे लाल इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन किसी और से आया है, बट वो केस कर सकता है बिकॉज इट इज कोवेनेंट्स रनिंग विथ लैंड। बुक निकाल के सब की पॉइंट्स जो आ रहे हैं उनको पढ़िएगा जरूर से, राइट? इससे एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा बड़ा होगा। फिर कंसिडरेशन वाले सेकेंड पोर्शन में ही है ये, एंड को एक्सप्लेन भी किया हुआ, शायद ये इंस्टीट्यूट वाले बुक में ही है तो इसको अपने पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। कंसिडरेशन वाले में तो लास्ट की तरफ है, शायद एकदम लास्ट में ही है ना, परफेक्ट।
कंसिडरेशन वाले में देखो, इंस्टीट्यूट वाले मैथ में मिल जाएगा लास्ट में एकदम, है ना, सेम टू सेम है, करेक्ट। फिर अपने यहाँ पे लिखने का लिखाने का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा फिर अपने। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रीड दिस क्वेश्चन एवरीवन। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? नो। ये के का तो कंपेल कर ही नहीं सकता है, हाँ या ना। उसके आगे रिफंड ऑफ मनी मांग सकता है क्या, एडवांस जो दिया हुआ था? क्यों? रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट डिराइव, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट डिराइव। ये कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना, ये तो वो जो पैरालाइज हो गया, बिकॉज ये तो क्या आपके पर्सनल स्किल पे डिपेंड कर रहा था। अब आप पेंटिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बंदा पैरालिसिस हो गया है, तो दैट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो जो बेनिफिट मिला, बेनिफिट क्या मिला भैया? एडवांस मिला हुआ था, एडवांस आपको रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर हो जाएगा? फिर लिखाने का वो नहीं करें, चलो। सो लिख लोगे रेस्टोरेशन बेनिफिट, राइट। जो एडवांस मिला रिटर्न करना पड़ेगा। 15 इज अ रिपीट वैरायटी, उसको मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा, सबने किए में जॉइंट प्रॉमिस वाला पार्ट, राइट। कम ऑन टू 16 पढ़िए। क्या था? एम लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट था, सर्टेन मशीनरी डिलीवर करना था, 11.5 लाख का लेबर स्ट्राइक की वजह से मैन्युफैक्चर नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके। मशीन वो लोग दूसरे मैन्युफैक्चर से ले लिया, लेकिन और 1275 में, या 12.75 है वो रहता, ठीक है। और ड्यू टू दिस शांति ट्रेडर्स आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इट हैड मेड विद जेनिथ ट्रेडर्स द टाइम ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट विद एम लिमिटेड एंड वर कंपेल्ड टू पे कॉम्पेंसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी शांति ट्रेडर्स क्या क्लेम कर सकता है एम लिमिटेड से? 1.25 क्योंकि वो 12.75 है अपना, राइट। ये 12.75 मान रहा है अपने इसको, 12.75 है ये, राइट। तो 1.25 रिकवर कर सकता है एज ऑर्डिनरी डैमेजेस। लेकिन व्हाई नॉट जेनिथ वाला? बताया नहीं था। क्या मिसिंग है? स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस इज मिसिंग। स्पेशल डैमेजेस मिलेगा अगर आपने स्पेशल नोटिस दिया था तो, बट आपने वो तो नोटिस दिया नहीं था। हो जाएगा अपने आप, इजी। नेक्स्ट नंबर 17, X and Y entered a contract on 1st August 2018 by which X had to supply 50 tons of sugar to Y at a certain price strictly within a period of 10 days. एडवांस भी मिला था 50,000 रुपया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ रोडवेज है। सीवियर फ्लड्स आ गया एंड रास्ते का मरम्मत नहीं हो सका विद इन 15 डेज। एक्स बोला भैया हम 20 अगस्त को सप्लाई कर देंगे, वाई एग्री नहीं किया। 1 सितंबर को एक्स ने कॉम्पेंसेशन क्लेम किया वाई से। वाई 50 जगह रिफंड क्लेम कर रहा है। अब आप बताइए क्या होगा? क्या रिफंड मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया बिकॉज ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। रास्ते टूट गए, फ्लड आ गया, एक ही रास्ता था दोनों के बीच में कनेक्ट करने का, रास्ता डैमेज हो गया जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो कोई बेनिफिट मिला हुआ तो बेनिफिट रेस्टोर करना पड़ता है, 50 से रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर? नहीं होगा, कॉम्पेंसेशन नहीं होगा, कॉम्पेंसेशन नहीं होगा, राइट। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक्स के ऑफर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना एक बार। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बार वॉइड हो ही गया ना, इसीलिए। क्लियर ना?
कॉन्ट्रैक्ट एक बार वॉइड हो गया, दैट इज एनफ। यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन राइटिंग भी है, बट वो अगर आप वो लिखते हैं 18 में, तब फिर दैट बिकम्स एन एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वो तो फिर इन्फोर्सेबल होता है। यहाँ पे वो नहीं लिखना है, यहाँ पे इट इज अ सोशल अग्रीमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस इज मिसिंग, सो कैन नॉट बी रिकवर्ड। क्लियर? लिखो, there must be an intention to create legal relation between the parties. Full stop. Social or domestic agreements are not enforceable in a court of law. अब सर आप क्या करोगे? केस को डिस्क्राइब कर दोगे, केस को डिस्क्राइब के लास्ट में लिख दोगे इट वाज ओनली अ सोशल ऑब्लिगेशन एंड इज नॉट एनफोर्सेबल, शी कैन नॉट रिकवर। हो जाएगा आराम से। अब आगे और नहीं लिखा रहा, फिर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, राइट ना? हो जाएगा प्रिंस। चलो नेक्स्ट, नंबर 19। डिस्प्ले में लगा हुआ था ड्रेस, प्राइस टैग 2000 रुपया। मिसेस लवली लुक द टैग, बड़ा लवली लगा उसको। Rush to cash counter, then she asks the shopkeeper to receive the payment and pack up the dress. The shopkeeper refused to enter the dress. Mrs. Lovely, in consideration of the price stated in the price tag attached to the dress, Mrs. Lovely seeks advice whether she can sue the shopkeeper for the above cause. Because that is only an invitation to offer. हमारा मर्जी है, नहीं देंगे, क्या कर लोगे? It is only an invitation to offer, right? तो यहाँ पे यही है कि ऑफर एंड इन्विटेशन ऑफर डिफरेंस। वो इन्विटेशन टू ऑफर, तो ऑफर नहीं था, वो इन्विटेशन ऑफर था, इसे शॉपकीपर डिनाई कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो यू कैन नॉट कंपेल हिम टू बाय द ड्रेस। नेक्स्ट, सो आज के सेशन में हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह एंड बाकी के पोर्शन को पिकअप नहीं कर रहे हैं। वी आर कीपिंग आवरसेल्फ रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। So stay tuned to the next video for the remaining case studies on the remaining chapters of law. So excuses don't get results. याद रखना, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपने जिद पे अड़े होते हैं। जिद पे अड़ जाओ कि सीए फाउंडेशन में डिस्टिंक्शन ला के दिखाएंगे किस माई के लाल की औकात है जो आपको रोक सके। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, और क्या रिक्वायर्ड आपको सीए फाउंडेशन के लिए मेरे तरफ से डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।